प्रोग्राम मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले मशरक़ वस्ता में जंग के साए, आबनाए हॉर्मुज़ में ईरानी अफवाज ने अमरीकी जहाज रोक लिया, तो दूसरी जानिब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त, ईरानी मुतालबे पर बातचीत, तुर्की से अमान मुंतकिल, वाशिंगटन की मंजूरी, मुज़ाकरात की शराइत क्या हैं और क्या ईरान कड़ी शराइत को तस्लीम कर लेगा, तफसील से बात करेंगे। उधर अमरीका ने भारतीय मसनूआत पर टैरिफ 25% से कम करके 18% कर दिया और भारत यूरोपीय यूनियन मुआहदा पाकिस्तानी बरामदात के लिए खतरे की घंटी, जबकि रूसी हुकूमत के मुताबिक भारत ने अभी तक तेल खरीदारी मुआहदे खत्म नहीं किए। इस्लामाबाद की अक्सरियती इमारतों के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स मौजूद नहीं। सीडीए के मुताबिक सरकारी इमारतें भी संगीन खतरात की जद में हैं और सीडीए के मुताबिक 30,000 में से 1657 मैन होल्स के ढक्कन गायब। क्या ये गफलत मजीद जानलेवा हादसात का सबब बन सकती है? वफाकी आईनी अदालत ने अदालती मुदाखलत को गैर जरूरी करार देते हुए अरशद शरीफ कत्ल केस निपटा दिया। ये तमाम मौज़ूआत हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, जिस तरह हमेशा अब हमारा तो एक सिंबल ही बन गया, हम स्टार्ट ही करते हैं जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं वहाँ से, और यकीनन ये डिस्कस करने वाले भी, किए जाने वाले भी मामलात हैं, क्योंकि पूरा जो एक हम देख रहे हैं कि ओवरऑल सिचुएशन चेंज हो रही है। वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जाती थी, फिर उसके बाद ये बात की जा रही थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है वो सिचुएशन जा रही है। अब हम देख रहे हैं कि एक पैरेलल दो तरह की सिचुएशंस बन रही हैं। कभी कहीं मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, कभी एकदम से चीज़ें एस्केलेट होती हैं और जंगों की तरफ बात चली जाती है। किस तरह से देख रहे हैं इन तमाम मामलात को? जी, हमारा छोड़ें, पूरी दुनिया इस वक्त जो है तनाव का शिकार है कि इस वक्त आबनाए हॉर्मुज़ में काफ़ी अरसे से वैसे तो ये टेंशन चल रही है, और पहले क्योंकि अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर हमला कर चुके हुए हैं, और एक कभी क्योंकि अमेरिकी बेड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर समेत जो है आर्माडा जो है फ्लोटिला जो मर्ज़ी कह लें, वो आबनाए हॉर्मुज़ में ईरानियन बॉर्डर के करीब जो है मौजूद है। और वहाँ चूँकि ये एक बहस चल रही है कि क्या ये जंग होगी नहीं होगी, तनाव इसलिए सबसे के लिए परेशानी का बायस है कि वो तनाव बढ़ता जाता है। और अभी कल ही दो बड़े वाक़यात हुए। एक तो ईरानियन ड्रोन जो है वो अमरीकियों ने गिराया, उनका कहना था ये एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ जो है करीब आ गया था, और F-35 उनके जहाज़ ने उसको गिराया। दूसरा, जो उनकी कश्तियां हैं ईरानी, उन्होंने एक ऑयल टैंकर जिसके ऊपर अमेरिका का झंडा लगा हुआ था उसके करीब पहुंची, उसको भी बहरहाल अमेरिकनों के बकौल और इंटरनेशनल मीडिया के बकौल रेस्क्यू करके वहाँ से सेफ वाटर्स में निकलवा लिया अमेरिकियों ने। अब इस तरह के जब तनाव होता है और इस तरह की छोटी छोटी झड़पें होती हैं, तो इस बात का कभी फिर खदशा होता है कि ये बढ़ जाए और बढ़ते बढ़ते ये जंग बन सकती है। और यहाँ पे अगर ये कोई जंग होती है, ईरान और अफ़गानिस्तान की ये हमला अगर ज़्यादा इसकी कोई बुरी शक्ल निकल आए, तो फिर ये खित्ते की जंग बन सकती है, क्योंकि ईरान ने वाज़े किया है कि उन्होंने अगर इस दफ़ा उनके ऊपर हमला हुआ तो पिछली दफ़ा उनका मेजर्ड रिस्पांस था, उन्होंने सिंबॉलिकली कतर के ऊपर एक मिसाइल फेंका था, उसकी भी इतला दे दी थी। इस दफ़ा उनका कहना है कि वो ना सिर्फ कि इसराइल के ऊपर भी हमला करेंगे, वो अमरीकी अड्डे जो कि पूरे खलीज के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। सो ये सारे खित्ते में जंग बढ़ जाएगी और खित्ते की बजाय हो सकता है ये आलमी जंग की भी शक्ल ले ले। हमारा बॉर्डर को बिल्कुल ईरान के साथ लगता है, और ये हम भी आबनाए हॉर्मुज़ के बाहर बिल्कुल जो है गवादर, उसका एक तकरीबन किनारा हमें भी टच करता है, तो हमारे बॉर्डर पे ये जंग है, तो हमारे लिए ज़्यादा खदशात हैं। अब उसके लिए जो बातचीत की एक राह खुली थी कि तुर्की के अंदर जो है कॉन्फ्रेंस हमें बताया जा रहा था कि वहाँ पे 3, 4, 5, 7 इस्लामी ममालिक, जिसके अंदर इजिप्ट भी था, उसके बाद कतर, UAE, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान भी उसके अंदर शामिल था। अब बताया जा रहा है कि वो मुज़ाकरात जो है ईरान ने कहा है कि वो ओमान में होंगे, क्योंकि पहले भी ये ओमान में हो रहे होंगे, और ईरानियों का ये ओमान में इसरार करना इसलिए भी है
कि वो कहते हैं कि ये जो अभी बातचीत के लिए बातचीत हो रही है, ये ज़्यादातर मुबस्सरीन कह रहे हैं कि नेगोशिएशन फॉर नेगोशिएशन, कि ये बातचीत जो है किस बारे में होगी, इसके पैरामीटर्स क्या होंगे। और ईरानी ये कह रहे हैं कि हम इसका जो एम्बिट है इसको महदूद रखना चाहते हैं, इसके अंदर हम हर चीज़ नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि अमेरिकनों की जो डिमांड है उनमें वो कहते हैं जी पूरा रोल बैक मिसाइल सिस्टम भी कर लें, अपनी आर्मी भी कम कर लें और आप इलाके में अपनी प्रॉक्सीज भी बंद करें। वो कह रहे हैं कि ओमान के अंदर जो गुफ्तगू हो रही थी वो सिर्फ ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मतलब थी, तो हम इसको सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक ही महदूद उस गुफ्तगू को रखना चाह रहे हैं और हम बिलमुशाफा अमेरिका के साथ वहाँ पे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। तो ये अभी सिलसिला जारी है और ईरान ने मज़ीद ये जो बातचीत का जो अभी तक जो उसका फ्रेमवर्क आया है उसके अंदर एक अल जज़ीरा की स्टोरी के मुताबिक 3 मुल्कों ने, कतर, तुर्की और मिस्र ने, जो कि सालसी की एक प्रपोज़ल पेश की है जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि ईरान जो है वो 3 साल के लिए जो है ना वो यूरेनियम की अफसूदगी जो है ना वो 0 पे कर दे और अगले मरहले में फिर की अफसूदगी जो है ना वो 1.5% तक कम रखने पे रजामंद हो जाए। और पहले याद रहे कि ईरान के पास स्टेज में 60% से जो है 40% से लेके 60% तक अफसूदगी हो चुकी भी है और उसके पास तकरीबन कुछ 440 किलोग्राम के करीब जो है ना अफसूदगी वाला यूरेनियम मौजूद है। और प्रपोज़ल ये है कि उसको किसी तीसरे मुल्क में शामिल कर दिया जाए जो है। साथ में वो कह रहे हैं कि इसके अंदर प्रपोज़ल में ये भी है कि मिसाइल सिस्टम को भी जो है ना इसी फ्रेमवर्क में रखा जाए और दोनों मुल्कों में, वाशिंगटन और ईरान में, नो एग्रेशन पैक्ट भी हो, कोई माहिदा हो कि एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। ईरान की तरफ से आ रहा है कि उन्होंने कहा जी मिसाइल की तो छोड़ ही दें बात, हम करेंगे ही नहीं, हमारे लिए मेन अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमारा मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर भी नहीं हम बात करना चाहते, बाकी चीज़ों पे नहीं करने। हाँ, न्यूक्लियर पे याद रहे कि पहले ही अमेरिका बैकआउट कर गया था, JCPOA जो एक मुआहिदा था जिसके अंदर पूरा यूरोप भी उसके अंदर काफ़ी ममालिक शामिल थे, उसमें से ईरान पाबंद था, एक खास हद से ज़्यादा अफसूदगी नहीं करेगा, उसमें से अमेरिका बैकआउट कर गया। तो उन्होंने कहा जी अगर ईरान की तरफ से ये आया है, ये मशीर जो है उनके रहबर आला अली शमखानी साहब उनकी तरफ से आया है कि हम बातचीत कर सकते हैं कि 60% से अफसूदगी हम 20 पे कर लेंगे, मगर उसके लिए हमें गारंटीज भी चाहिए और हमारी भी कुछ शराइत हैं कि हमारे ऊपर पाबंदियां कम की जाएं और भी काफ़ी बातचीत चलेगी, तो उस पर बात हो सकती है। तनाव अभी जारी है और आमिर साहब ये सिचुएशन मजीद किस तरफ जा रही है, इस पे मजीद भी बात करने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट, सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर अवैस सलीम और सीनियर तज्ज़ियाकार सकलैन इमाम, दोनों ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करेंगे। जी आमिर साहब। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से मैं सकलैन इमाम से कि ये ईरान के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं इस सारे खित्ते की पॉलिटिक्स पे वैसे तो ये अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है सकलैन, आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं कि ये क्या आपस पे लगता है कि अमेरिका और ईरान का कोई बामी रजामंदी हो जाएगी या जंग के ख़तरात जो हैं ये बरकरार हैं? हमें जिस तरह के हालात हैं ये वाज़े कर रहे हैं कि जंग के हालात बरकरार रहेंगे, क्योंकि दोनों पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं, दोनों की हैवी डिप्लॉयमेंट्स मौजूद हैं। तो हम उस वक्त कहेंगे जब ये सारी की सारी डिप्लॉयमेंट्स ख़त्म हो जाएंगी या कम से कम हो जाएंगी। तो ऐसे तो इम्कानात फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका ने पोजीशन ले ली हुई है वो बहुत आगे जा चुके हुए हैं। ट्रंप साहब अपनी बढ़क लगाते कि उन्होंने अपनी तारीख़ का सबसे बड़ा हैवी आर्मेडा और बल्कि पूरी नेवल बेसिस और दूसरी अमेरिका के जितने भी मिलिट्री माइट है वो सब के सब इस रीजन में डिप्लॉय कर दी हुई है। लेकिन साथ साथ ख़तरा भी है कि अगर जंग होती है तो फिर ये फैल जाएगी, पूरी रीजनल वॉर बनेगी और उस सूरत में इस खत्ते में जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये दुनिया के लिए बेकार हो जाएंगे। कितने अरसे के लिए खुदा बेहतर जानता है, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन साथ ही ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक ऑफ़र दी है दरमियान में, जिसके बाद से मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की इजाज़त नहीं होगी। ये असल में उनका एक टैक्टिकल या यूँ कह लें कि स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है जो पहले के मौक़िफ़ था। पहले के मौक़िफ़ में वो एनरिचमेंट तक को बिल्कुल बैन करने के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ये इशारा देकर कि हम न्यूक्लियर
वेपन जो है वो बनाने नहीं देंगे। तो ईरान ने कभी भी ऑफिशियली कम से कम नहीं कहा है कि वो ईरान जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा। ईरान हमेशा से ये कहता रहा है, जो उसकी पोजीशन रही है, कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जो टेक्नोलॉजी ये सलाहियत है उसको रखना चाहता है, लेकिन वो वेपन्स बनाना ही नहीं चाहता है। अब तक उनका जो इस ऑफिशियल पोजीशन रही है या मौक़िफ़ रहा वो यही रहा है। तो इसलिए मुज़ाकरात के इम्कानात है, क्योंकि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही उसी के साथ ही ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक़ची ने भी एक तुर्की के एक टीवी को इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में गारंटी चाहते कि नहीं बनाएगा ईरान, तो ईरान बिल्कुल देने के लिए तैयार है और इसी मौजू पर बात कर सकते हैं। तो उसी के बाद फिर क्योंकि तुर्की और कतर और सऊदी अरेबिया और अब पाकिस्तान का भी नाम लिया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता पाकिस्तान का एक्टिवली रोल क्या है। हो सकता है पाकिस्तान ने खुद ही दावत तलब की हो कि मुझे भी बुला लो यहाँ पे, लेकिन एक्टिव रोल मुझे नहीं नजर आ रहा। ये सकलैन साहब, आप पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती भी ना करें, बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप नाम लेते हैं। पर फिलहाल वो प्रपोजल तुर्की वाला जिसमें पाकिस्तान शामिल था वो सारा चेंज हो चुका हुआ है। अब ओमान के अंदर जो है वो बिल्कुल शाफा बातचीत हो रही है। सो वो जो बाकी एलाइज की, वो ईरान की तरफ से और अभी अमेरिका की तरफ से, वो पुरानी माजी की बात हो चुकी भी है। प्लीज़ हम मुकम्मल आर्गुमेंट कर लें, फिर डॉक्टर साहब ड्राइविंग करते हुए अमेरिका पे हमें हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। प्लीज कंप्लीट योर आर्गुमेंट। चलें, अच्छा, मैं बेइज्जती बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन देखिए दो चार हकायक है जिनको हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान का एक मीडिया एकदम से एक चीज़ उठाता है। मिसाल के तौर अमेरिका में इस वक्त रेयर अर्थ मिनरल्स की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज से शुरू हो गई हुई है, जिसको पाकिस्तान में शुरू में दावत ही नहीं थी, लेकिन अब बहरहाल उनको दावत मिल गई है। तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें पहले से तय नहीं हो रही हैं, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अपनी लॉबिंग के जरिए। तो ये मेरा बेइज्जती करने का मतलब नहीं, हकायक बयान करने का मतलब है। खैर ये बात छोड़े। दूसरा ये है कि अब जब ये बातचीत शुरू हो रही है तो ईरान ने बज़ाहिर अपना एक डोमिनेंट पोजीशन दिखाई है, एस्टैब्लिश की है। उसने कहा कि हम इस्तांबुल में बात नहीं करेंगे, ओमान में जाएंगे। तो ये जाहिर है, इसको डिप्लोमेटिक लेवल पे अगर देखा जाए तो ईरान की एक बर्तरी नज़र आ रही है कि अमेरिका ने उसकी एक शर्त मानी है। अब हो सकता है ईरान भी बाद में कोई शर्त माने, लेकिन फ़िलहाल ये डोमिनेंस है। जहाँ तक ड्रोन का फायर करना जो है, ये अमेरिका की नेवी ने अपनी एक सुबकी को छुपाने के लिए, अपनी एक नाकामी को छुपाने के लिए ये एक बड़ी कामयाबी दिखाई है कि उन्होंने ड्रोन मार गिराया है। भाई ड्रोन $10,000 का नहीं है, और आपका F-35 जो है वो $100 मिलियन से ज़्यादा का है, और उसमें एक दो जो मिसाइल ही चलते हैं वो भी कई मिलियन के होते हैं, और उसकी सिर्फ एक सॉर्टी जो होती है वो $50,000 की होती है। तो इस सारे खर्चे से उन्होंने सिर्फ एक $10,000 का ड्रोन फेंका, जो है ही खुदकुश ड्रोन, यानी उसको अगर तबाह कर दे उनको कोई नुकसान नहीं है। ड्रोन जाते ही सर्वेलेंस के लिए या खुदकुश हमला करने के लिए जाता है। तो अगर उसको अमेरिका ने तो मकसद मेरा ये कहने का ये है कि इस वक्त ईरान की बर्तरी है। डोनाल्ड ट्रंप या हमला करें और हमला करने के बाद एक रीजनल वॉर को फेस करें जिसमें बहुत कुछ तबाह होगा, या ये कि वो अब किसी भी तरह किसी बहाने से एक ट्वीट जारी करेंगे कि मैंने कामयाबी हासिल कर ली, ईरान बात मान गया, जिस तरह के वो हर जगह कर रही हैं कि बस मैं अब कामयाब हो गए, और फिर वो आगे निकल जाना चाहते हैं, पीछे चाहे कुछ भी ना उन्हें मिला हो। जी बिल्कुल, सकलैन बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ये बहरहाल ब्रिंकमैनशिप जो जारी है, जब ये आर्माडा आपके बॉर्डरों के करीब होता है तो एक किस तरह की स्कर्मिशेस जो होती हैं वो कई दफ़ा बढ़ के जंग की सूरत भी इख्तियार कर लेती हैं, जो ख़तरनाक होता है। डॉक्टर साहब, आप हमें नज़र आ रहे हैं बड़े खूबसूरती से, आपने स्क्रीन से नज़र नहीं हटानी है ड्राइविंग की, आप जारी रखें, मगर आपके जो कान में माइक है उसके जरिए आपको आवाज़ एनालिसिस सकलैन का मेरा भी आ रहा होगा। पहले जब ईरान के ऊपर हमला हुआ तो बहुत सारे मुबस्सरीन कह रहे थे कि ईरान के पास नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है, इनको अब अफजूदगी के उस लेवल पे जाके अब बम धमाका कर देना चाहिए जोरी। मगर अभी जो है, जो तनाव बढ़ गया है, उसमें ईरान की तरफ से ये आया है कि हम बातचीत कर सकते हैं कि अफजूदगी सिर्फ जोरी प्रोग्राम की हद तक बात करेंगे, उसमें भी अफजूदगी थोड़ी सी कम करने की हद तक जो है कि ये 60% से किस हद तक ले जानी है नीचे, इस पर बातचीत हो सकती है। मगर हमारी भी काउंटर प्रपोजल्स हैं कि अगर बाकी चीज़ों के अंदर भी हमारे लिए गुंजाइश निकाली जाए। आपको हालात किधर जाते हुए नजर आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया आमिर साहब। मैं कल एक प्रोग्राम में था जब सिर्फ ये खबर आई थी कि इस्तांबुल में ये मुज़ाकरात होने हैं, और मैंने तब भी ये कहा था कि मुझे इन मुज़ाकरात के हवाले से को बहुत ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, पिछले साल
जब इसराइल ने पहले और फिर अमेरिका ने मिसाइल स्ट्राइक्स की थी ईरान के अंदर, तो ईरान तो उससे पहले भी ये कह रहा था कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, निगोशिएट करने के लिए तैयार हैं और हम जंग नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद इस जारियत का मुजाहरा किया गया। तो तब से अब तक तो बहुत ज्यादा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है। फर्ज कीजिए कि अमेरिका ये गारंटी देने के लिए तैयार भी हो जाता है ईरान को और उनको यकीन दिलाता है कि हम आप पर हमला नहीं करेंगे और आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपको किसी से खतरा नहीं होगा। तो एविडेंस क्या है ईरान के पास उस पर यकीन करने के लिए? एविडेंस वो है जो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर गजा में किया है या वेनेजुएला में किया है, या जो धमकियां वो ग्रीनलैंड के हवाले से दे रहे हैं। और ये तमाम वो ममालिक हैं जो अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ या अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ उस तरह से करने की जौहरी सलाहियत या जो है वो असलहे के लिहाज से उस तरह सलाहियत नहीं रखते। तो ईरान तो मेरा ख्याल है कि पहले पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा तशवीश का शिकार होगा कि ये गारंटियां जो है ये बिल्कुल इनकी हैसियत एक पानी के बुलबुले की तरह है। इसीलिए शायद ये जो दूसरे ममालिक हैं जो इस खत्ते में जिनकी और स्टेक्स हैं ईरान के साथ, अगर ये तनाज़ा बढ़ता है अमेरिका का तो ये तमाम ममालिक उसकी लपेट में आएंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये ममालिक अमेरिका को तो अपना ईरान को तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं शायद और कोई गारंटी भी दे सकते हैं, लेकिन अमेरिका के बिहाफ पर ये गारंटी कैसे देंगे? और फर्ज कीजिए कि अमेरिका जो है वो मान भी जाए, क्योंकि अमेरिका के अंदर बहरहाल एक ये सोच किसी न किसी सतह पर पाई जाती है कि हमें मजीद तनाज़ात में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जहां हमें बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारने पड़े। और ईरान जैसे मुल्क में जो अमेरिका के लिए फिर अफगानिस्तान या इराक की तरह एक दर्द सर बन जाए, तो फर्ज कीजिए अमेरिका मान भी जाता है इस बात पर, तो इसराइल को कौन मनाएगा जो एक रोग स्टेट बना हुआ है अमेरिका के लाडले बच्चे के तौर पर। और जो कुछ अमेरिका ने उनसे मुतालबा किया है पिछले 2-3 साल में गजा के हवाले से, उसमें से कोई चीज उन्होंने नहीं मानी है। तो मुझे तो ये मुज़ाकरात या मुज़ाकरात की कोशिश एक नॉन स्टार्टर लगता है। जी सकलैन, ये इस तनाव की वजह से जो इसराइल जो गाज़ा में कर रहा है वो सारा मामला बड़ा पीछे चला गया, उसकी जिक्र ही नहीं हो रहा। अभी मेरे सामने खबर पड़ी हुई है कि वहाँ अभी भी इसराइल की जो है ना वो खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और आज भी 23 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और वहाँ पे रोज़ की बड़ी दर्दनाक किस्म की दास्तानें सुनने में मिलती हैं। इसराइल की तरफ से दरमियान में ज़्यादातर जो ख़बरें आई कि जो कि डिनाई नहीं की गई इतनी कि उनकी तरफ से है कि ये जंग जो है वो इस वक्त मुकम्मल नहीं हो सकते अगर उनके पास अटैक होता है। मगर जिस तरह भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, काफ़ी सारे और मामला में भी लगता है कि शायद अमेरिका को भी सूट ना करता हो। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप का पिछले दफ़ा भी नेगोशिएशन चल रही थी तो हमला हो गया था। कोई गारंटी नहीं है कि उनकी वादों की कोई सैंक्टिटी नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हमारे दोस्त जो हैं अवैस, उन्होंने भी बिल्कुल सही तज्जिया किया है। जो तशवीश बयान की है कि ये सब नॉन स्टार्टर है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही हकीकत है, ऑन ग्राउंड ऐसे ही है। और हम तारीख़ देखें तो जो ख़ास तौर पे इसका जो है इसराइल का बिहेवियर है वो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आगे मुज़ाकरात नहीं होंगे या कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जंग सिर्फ इसलिए नहीं रुक सकती या जंग से गुरेज इसलिए नहीं होगा कि कोई अमेरिका गारंटीज देगा और उनकी गारंटीज पे कोई एतबार कर लेगा। जंग इसलिए भी रुकेगी कि जिसने हमला कर रहा है क्या उसके लिए कुछ सियासी मकासद हासिल कर पाएगा वो? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करके ईरान को अपनी पॉलिसी मनवा सकता है या ईरान की पॉलिसी को चेंज करवा सकता है, या वो हमला करके ईरान को बिल्कुल डेसिमेट कर सकता है, या वो हमला करके ईरान में कोई रजीम चेंज कर सकता है? इसके इम्कानात नहीं है। जो आपसे चाह रहा हूँ वो पूछना कि वो तो उन्होंने रूल आउट कर दिया है कि मिसाइल का या उनका अपना जो वैसे अस्करी निज़ाम को रोल बैक करना तो वो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन ईरानी कह रहे हैं।
जो जो न्यूक्लियर उसके अंदर भी जो गुंजाइश है अफजूदगी को कम करने के अलावा, ये प्रपोजलें आ रही हैं कि ये जो पहले ही अफसूद कर चुके में हैं यूरेनियम थर्ड वर्ल्ड किसी थर्ड कंट्री को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या नो एग्रेशन पैक्ट टाइप, उसके इम्कान कितने लगते हैं आपको? देखिए, इसके इम्कान हैं। उसकी वजह मैं जो बड़ी सतह पर, देखिए आपका पहला सवाल जो था ना अभी, जो इससे पहले जो किया था, आपने इसराइल की गारंटीज़ के बारे में किया था। तो इसराइल की गारंटीज़ कोई भी नहीं दे सकता, खुद अमेरिका नहीं दे सकता। लेकिन आप गारंटीज़ एक रिटर्न नहीं लेते हैं, आप हालात ऐसे क्रिएट करते हैं कि जिससे ईरान हमला बर्दाश्त कर ले, और ईरान के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सेकंड स्ट्राइक कर सके। और ईरान हर सेकंड स्ट्राइक के लिए इस वक्त तैयार है। यानी हमले के इम्कानात हैं, अमेरिका की तरफ से भी हैं और इसराइल की तरफ से भी हैं। लेकिन इसकी गारंटी कोई नहीं देगा कि ईरान सेकंड स्ट्राइक के काबिल नहीं रहेगा। तो ईरान अगर सेकंड स्ट्राइक करेगा तो इसराइल ख़त्म हो जाएगा, इसराइल एज ए स्टेट या रीजन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि फिर इतने बड़े हमले के बाद अगर उसको जवाबी कार्रवाई होगी तो फिर ईरान तो सिर्फ ने पिछली जंग में तो सिर्फ 100-150 मिसाइल्स मारे थे। अब उनका इरादा है कि 2000 से लेकर 10,000 के दरमियान मिसाइल्स मारने का है, और ये बड़ी खुल के बात उन्होंने कह दी हुई है। तो यही अमेरिका को भी नज़र आ रहा है। लिहाजा गारंटी खुद अमेरिका के पास नहीं है इसराइल के बारे में, तो इसीलिए ये गारंटी जो है वो ईरान खुद अपने हाथ में रखेगा, और वो ये सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी। जहाँ तक न्यूक्लियर की बात है, तो न्यूक्लियर में भी मैटर यही करता है कि सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है या नहीं है। अब देख रहे हैं कि क्या इसराइल या अमेरिका ईरान के इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं या करेंगे, तो फिर ये आलमी जंग होगी। फिर ये सिर्फ ईरान पर हमला नहीं होगा, फिर इसमें रूस, चीन और भी सारी दुनिया जो बीच में फिर आ जाएगी। क्योंकि न्यूक्लियर बम आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। ब्रिंकपेनशिप चलती रही है, ख़तरे बढ़ते रहे हैं, लेकिन सब ने देख लिया कि अब अगर कोई न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा कोई भी मुल्क, तो वो आलमी जंग बनेगी, वो रीजनल वॉर नहीं रहेगी। तो इसलिए ईरान के लिए ये मसला नहीं है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं है। ईरान को अगर कहा जाएगा कि फ़र्ज़ कीजिए कि वो 60% जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो किसी तीसरी पार्टी को दे दे, तो ईरान बहुत मुमकिन है रूस को देने के लिए तैयार हो जाए या चीन को देने के लिए तैयार हो जाए। तो चीन के बारे में तो अमेरिका राज़ी नहीं होगा, लेकिन रूस के हवाले कर दे तो हो सकता है अमेरिका राज़ी हो जाए। और ये भी मुमकिन है कि इसराइल भी राज़ी हो जाए, क्योंकि इसराइल के ताल्लुकात रूस के साथ भी अच्छे हैं, रूस के ताल्लुकात भी इसराइल के साथ अच्छे हैं। तो एक किस्म का रूस जो है वो गारंटर बन सकता है ईरान के एनरिच यूरेनियम को अपने पास रख के। लेकिन फिर रूस जो होगा वो खुद लेगा गारंटीज़ इसराइल के साथ कि अगर आपने हमला किया ईरान पे तो ये हम एनरिच यूरेनियम जो है ईरान को दे देंगे। और जाहिर है ईरान इसीलिए ज़ीरो एनरिच यूरेनियम पर नहीं आना चाहता, ताकि अगर उस पर एक बार हमला होता है तो वो फिर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। इसके ऊपर बहुत बड़ा इस पर सवाल है कि ईरान अपना जो है एनरिच्ड यूरेनियम जो है किसी और मुल्क को देता है या नहीं देता। मगर जी बहरहाल ये इसके ऊपर हम सोच विचार नजर रखेंगे। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप भी हमारे साथ नहीं है, वो अगले 2 मिनट में हमारे साथ होंगे। हमारे साथ मेरा ख्याल डॉक्टर साहब जो हैं वो क्योंकि ड्राइविंग भी कर रहे हैं अमेरिका में, हमारे साथ भी बात कर रहे हैं। मैं जब तक सकलैन आपने अभी सही जिक्र किया कि पाकिस्तान बड़ी जल्दी ढोल पीटना शुरू कर देता है कि ट्रंप की तरफ से चंद कई अच्छे बयानात आ गए, तो हमने समझा कि हमने जो है ना इंडिया को पिछाड़ के जो है अब हमारे अमेरिका से ताल्लुकात हो गए हैं। अब जिस तरह आपने कहा कि उस पहले वाली में इशारे आ रहे थे कि जो रेयर अर्थ के ऊपर हमें बुलाया भी नहीं जा रहा, और अभी शायद अगर बुला भी लिया गया है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मगर इस दौरान में इंडिया का EU के साथ भी जो है वो मुआहदा हो गया FTA, और अभी इंडिया का अमेरिका के साथ जो एक ऐलान हुआ है कि 50% जो टैरिफ्स थे वो 18% कर दिए गए हैं। मगर उसके अंदर अभी काफ़ी सारा इबाहम ये है कि वो उसमें ये नहीं पता चल रहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस से इंडिया तेल नहीं खरीदेगा, जो कि वो 36% तेल जो है रूस से भी ले रहा था भारत।
तो अभी इंडिया की तरफ से भी क्लियर कट जवाब नहीं आ रहा, और रूस की तरफ से भी कहा गया है कि हमें अभी तक इसकी इतला नहीं आई। प्लस ये भी अभी अबहम है कि 500 अरब डॉलर की जो भारत ने इंडिया से इंपोर्ट करनी है वो 5 सालों पे मुहित है, वो क्या उसके अंदर एग्रीकल्चर है या नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आप वहाँ से ये मामला कैसे देख रहे हैं भारत और अमेरिका की इस डील के हवाले से? देखिए, मैं जब ये सारा मामला चल रहा था, और सकलैन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, हम बड़े शादियाने बजा रहे थे, हम बड़े खुश हो रहे थे कि हमें फौकियत दी जा रही है भारत के मुकाबले में। भारत की जो हैसियत है, भारत और चीन दो मुल्कों की, उनके साथ सियासी ताल्लुकात किसी भी मुल्क के जैसे भी रहे, वो जो मंडी है इन दो मुल्कों की, उसकी अहमियत हमेशा रहेगी। अमेरिका हमारे कंधे पर बंदूक रखकर भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन्हें जो डील भारत से चाहिए थी भारत रेजिस्ट कर रहा था। सो वो हमें इस्तेमाल कर रहे थे, और बिला आखिर ऐसे लगता है कि उनका वो मकसद पूरा हुआ। अब ये हमारी साइड पर यह कहा जा रहा है कि जी नहीं नहीं, देखें वो भारत ने जिन शराइत पर डील की है वो चीज़ें तो ऐसी हैं, उनको बड़ी इनग्रेस देनी पड़ेगी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर तक भी, और ऐसे सेक्टर तक जिनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, और जो चीज़ें भारत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, हम तो वो करते ही नहीं हैं, हमारे तो सेक्टर्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बात ये नहीं है, बात है कैपेसिटी की। हमने जब ये सी पैक वाला ख्वाब भी लोगों को बेचने की कोशिश की थी, अब इतने साल हो गए हैं, उसमें से बरामद क्या हुआ है? दूसरी बात ये कि सी पैक के वक्त भी जब हम जो चाइनीज़ अखबारात हैं, चाइनीज़ मीडिया है, उसमें रिपोर्टिंग देखते थे या सनतकारों से बातचीत करते थे, तो सुनने में यही आता था कि पाकिस्तान के अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है वो लॉन्ग टर्म एक विजन बनाने की और उसको एग्जीक्यूट करने की, जो इन मुल्कों के जो मुतालबात हैं उनको पूरा कर सके। सो मुझे तो ऐसे लगता है कि अब ये जो आपने देखा है, ये एक समर सॉल्ट जो हुआ है, इसके बाद आपको चीज़ें दूसरी तरफ पलटती हुई नजर आएंगी। मुझे खदशा ये है कि हमने इस खुशी में कि हम तो बस अमेरिका के बहुत करीब हो गए हैं और हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, शायद कोई प्लान बी भी नहीं रखा हुआ है। हम इसी पर खुश थे कि हमें इससे लेजिटिमेसी मिल गई है और इसकी बुनियाद पर जो है वो हमें एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगता रहेगा और हमारा सांस आता रहेगा। लेकिन आजकल की दुनिया में ऐसा होता नहीं है। जी सकलैन, आपने सुना कि डॉक्टर साहब का जो तजिया है, हमने जंग में इंडिया को पिछाड़ लिया, तो उसके बाद हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि हमें फ़ख्र की बात थी, मगर हमारा और इंडिया का अब इकनॉमिक सिचुएशन में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया हुआ है कि हमारा पहले जो $2 बिलियन का डिफेंस का फ़र्क होता था वो $70-80 बिलियन का पड़ता जा रहा है। और बहरहाल उनकी एक हकीकत, इकनॉमिक हकीकत हमारे से बिल्कुल डिफरेंट हो गई भी है। इस दफ़ा उनके यहाँ जो है ब्रिक्स का समिट भी हो रहा है, क्वाड का समिट भी हो रहा है, वो EU के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, भारत के साथ भी ये चीज़ जो हो जाएगी हमारे लिए तो पहले ही, क्योंकि हमारा कंपेटिटर है भारत और अभी हमारी जंग टली नहीं है। कितना हमें परेशान होना चाहिए या इसके मतलब गौर फिक्र करना चाहिए? मेरे ये एक तो अवैस साहब ने जो बात की है बहुत, मैं ये कई मरतबा ये अर्ज़ कर चुका हूँ और यूँ लग रहा है कि मेरे मुंह के अल्फाज उन्होंने ले लिए हैं। पाकिस्तान का बुनियादी मसला ही कैपेसिटी का है। आपके यहाँ कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके यहाँ बिजली इस पूरे रीजन में सबसे महंगी है, आपके यहाँ कोई इंडस्ट्रियल बेस अब ख़त्म होता जा रहा है जितना था भी, आपके कोई मेगा और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री या मशीन मेकिंग इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं वो है ही नहीं आपके यहाँ पर। ठीक है, आपकी जो सबसे बड़ी स्टील मिल है वो सिर्फ रियल एस्टेट बन के रह गई हुई है। तो ये जब, और फिर आपकी एक्सपोर्ट हैसियत क्या रह गई हुई है, आप अब टेक्सटाइल के ऑर्डर्स भी नहीं आपको मिल रहे। आपने खुद अपने फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके बहुत सारे हिस्से बंद करना शुरू कर दिए हैं। ये हालत आ गई हुई है। तो आप तो बड़ी बुनियादी चीज़ों की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि पीछे हट रहे हैं। तो जो आज के दौर की, फ़र्ज़ कीजिए आपको कोई कहेगा कि आप वो बनाएं, ये जो IT से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, जो कि बड़ी हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं, आप तो वहाँ पे कहीं खड़े हुए नहीं हैं। तो इंडिया की सलाहियत है, कैपेसिटी है, लेकिन जो अभी हाल ही में जो 2 बड़े मुआहदे हुए हैं इंडिया के, ये बहुत बड़ी फतह नहीं है इंडिया की, ना कामयाबी है।
ये इसको मैं तो इसको बिल्कुल दूसरे एंगल से देख रहा हूँ कि इंडिया की जो सलाहियत है मैन्युफैक्चरिंग की और उसकी प्रोडक्शन की और एक्सपोर्ट करने की, उस पर असल में जद लगी है। वो यूं कि यूरोप के साथ जो इनकी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, एक तो ये कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है 27 जनवरी को, इसमें अभी बहुत वक्त लगना है, कम से कम 2 साल लगना है रेटिफाई होने में, लेकिन एक फ्यूचर की ट्रेजेक्ट्री उनकी बनती नजर आ रही है यूरोप के साथ अच्छे ताल्लुकात में। लेकिन साथ ही इंडिया को जो बड़ी कीमत देनी पड़ेगी इस एग्रीमेंट की, वो ये है कि अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिसके नतीजे वहाँ पे अच्छी खासी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दोनों बढ़ेंगी। यानी पावर या वोट की जो एक कैपिटल की शिफ्ट जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ आएगी, जिसके क्या असरात बनते क्या नुकसानात बनते वो अभी हम देखेंगे कुछ अरसे में। दूसरे जो इंडिया का और ट्रंप के साथ जो मुआहिदा हुआ है, इसमें मुझे यानी जो बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि 1 साल से इंडिया को ट्रंप साहब जो थे मोदी को नाम ले लेके जलील कर रहे थे। कभी 6 तैयारी गिराते थे, कभी 8 तैयारी गिराते थे, कभी उनका मजाक उड़ाते थे। तकरीरों के दौरान उन्होंने उनकी नकल भी की है, जो कि डिप्लोमेसी लेवल पे कभी नहीं हमने इस तरह देखा है, लेकिन उन्होंने किया। यानी एक किस्म का जलील करने का एक रवैया था। सडनली क्या हुआ है ऐसा कि ये मुआहिदा हो गया? मैंने जो इस मुआहिदे को देखा कि अभी तो इस मुआहिदे की डिटेल्स बिल्कुल सामने नहीं आई हैं, या आपने बिल्कुल सही इशारा किया और दूसरी बातों में भी नज़र आ रहा है। लेकिन जो उनका सोशल ट्रूथ पे जो उनका मैसेज है, और जिसको वेलकम भी किया है नरेंद्र मोदी साहब ने, और जयशंकर ने जाके जिसका ये सारा तफसीलात भी तय की है, उनके जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं पीयूष जो हैं वो उन जो इंडिया के जो हैं, उन्होंने जाके जो तय भी किया, ये सारा इसमें अगर अब आप गौर से देखें, यानी तफसीलात के अलावा जो मुझे नज़र आ रहा है सदर ट्रंप के मैसेज के साथ, कि उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप की वो तमाम शराइत, बल्कि उससे भी ज़्यादा शराइत तस्लीम की हैं जो ट्रंप 1 साल पहले ही कह रहे थे, बल्कि बहुत सारी बातें नहीं भी कह रहे थे वो उन्होंने मान ली। मिसाल में उस जो सिक्लेन हमारे पास क्योंकि वक्त महदूद है, मैं सिर्फ चाहूँगा कि डॉक्टर साहब से थोड़ा सा कंक्लूजन कर लिया जाए। जो वैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है EU के और इंडिया के, उसके अंदर जो है ना एग्रीकल्चर के अंदर शायद उसके अंदर एग्जम्पशन है, पर अमेरिका के साथ जो डील है उसके अंदर इंडिया के अंदर बहुत शोर मचाया जा रहा है कि वहाँ पे इंडिया के साथ जो कंसेशन कंसीड अमेरिका ने इंडिया ने की है, प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर भी सवाल हैं। फिर रशिया के साथ बिल्कुल तेल ख़त्म करके तल्लुकात, उसके ऊपर भी शोर मचाया जा रहा है। क्विकली डॉक्टर साहब, आप कैसे इसको सम अप कर रहे हैं? देखिए आमिर साहब, जो भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तो अमेरिका के साथ मुआहिदा होगा, और जब उसकी जुज़ियात हमारे सामने आएंगी तो हमें पता चलेगा कि उसको कितना नुकसान होता है या कितनी इंस्टेबिलिटी होती है। हम किसी मुआहिदे के बगैर, हमारा पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पिछले 3-4 साल में वर्स्ट हिट सेक्टर रहा है, और कमर दोरी हो गई है किसान की, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि हमें जो खुशकन मनाजर बड़े बड़े शहरों में दिखाए जाते हैं और जो वादे किए जाते हैं, बस लोगों को कहा जाता है कि आप इस पर इत्तफाक करें। EU के साथ जो मुआहिदा है वो मेरे ख्याल में अमेरिका के साथ मुआहिदे से बेहतर होगा भारत के लिए, क्योंकि EU भी अमेरिका के जो ये मौजूदा हालात हैं और सदर ट्रंप की जो कलाबाजियां हैं उनकी वजह से अपने लिए एक जिसको कहते हैं कि हेजिंग करना चाहता है, वो अपने लिए दूसरे एवेन्यूज देखना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भारत के लिए विन विन सिचुएशन होगी दोनों तरफ। अगर हम वो जो अपना एक ओवर्ट पेट्रियटिज्म है उसको साइड पर रखकर देखें, भारत में ने हमेशा अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। क्या हमने वो किया है या नहीं, या करने के लिए हमें जो है हर सूरत में पहले ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट्स जो है डाउन जा रही हैं, और किसी किस्म का छोटा कंसेशन से भी हमें बहुत मार पिटती है। हमारे यहाँ इन चीज़ों पे बहस नहीं हो रही। आइंदा भी आप लोगों से इन मसाइल के ऊपर जो है सोच विचार करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इमाम और डॉक्टर अवैस सलीम हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है सीनियर सहाफ़ी काशिफ अली अब्बासी। जी आमिर साहब। जी, काशिफ अब्बासी साहब जो है ना इस वक्त CDA पे बहुत आला रिपोर्टिंग करते हैं, और CDA के अंदर से कहने को तो वो जी एक कैपिटल की एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है,
मगर क्योंकि उसका बजट इतना ज़्यादा है और उसके अंदर से इतनी ज़्यादा तवातर के साथ इतनी ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि हर किस्म की ही चीज़ें मौजूद हैं। वो पीएससी के अंदर जो खौफनाक किस्म की वहाँ पे गलत अलॉटमेंट्स और करप्शन की कहानियाँ हैं, उसकी एक पूरी दास्तान है जो कि पेश की गई है। उसके बाद जो है हम सुनते हैं कि जी यहाँ पे अभी भी मैनुअल के इश्यूज़ के हवाले से कि जनाब अभी यहाँ हम कराची और लाहौर को रोते रहते हैं, इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर जो है बड़ी बुरी सूरत हाल है। मगर मैं कहूँगा काशिफ भाई साहब, शुरू जो है ये मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा हर एक को होनी चाहिए कि एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट था और वो हाउसिंग स्कीम ने वो 2-3 से खबरें पड़ रही थी कि जिसको प्रिजर्व करना चाहिए, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वो एक यादगार थी और वो पहाड़ी की उसको पूरी पहाड़ी पहले खाली गई और फिर अभी ये बातें हो रही थी कि उसको प्रिजर्व करके किस जगह लगाया जाना चाहिए। पता चल रहा है कि जी वो इस दौरान में उन्होंने जल्दी से डिमोलिश भी कर दिया। इससे शुरू करके ज़रा ओवरऑल हमें सीडीए की पिक्चर पेश करें। जी आमिर साहब, ये जो एक यादगार थी जंग अजीम अव्वल जो थी उसकी, उस वक्त के जो यहाँ के जो लोग थे जिन्होंने उस जंग में पार्टिसिपेट किया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये यादगार बनाई थी और ये इस्लामाबाद के दारुल खिलाफा बनने से बहुत पहले की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो उसको पहले तो इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ उसकी सारी जो जगह थी वो आहिस्ता आहिस्ता वो खाली की और उसमें से एक वो मीनार सा रह गया जिस पे सारी सिविल सोसाइटी ने, मीडिया ने, सब ने कहा कि जी इसको प्रिजर्व करें। तो उसका सोसाइटी का और मीडिया का उस पर बात करने का नुकसान ये हुआ कि वो जो उन्होंने बाद में डिसमेंटल करना था वो फौरी तौर पर कर दिया, वो पक्का ही प्रिजर्व हो गया। अब वो अगले जान में ही किसी को पता चलेगा कि यहाँ भी कुछ होता था। तो ये जनरेशन जो अगली हमारी जो आने वाली हैं उनके साथ ये जुल्म हुआ है। आप अपने बच्चों को, इस शहर के लोगों को कैसे बताएंगे कि वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, यहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, अच्छा ये बुरा, वो अलग डिबेट है। तो वो एक एसेट था, हेरिटेज था, उसको डिसमेंटल कर दिया गया बगैर किसी प्लानिंग के। और ये वाकया कोई एकदम से नहीं हुआ, ये पिछले 2 साल से तकरीबन इस पे जो ना खतो किताबत जारी थी कि इसको इधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, ऐसे करेंगे। पहाड़ी थी, लोग इस्लामाबाद आते हैं, वो कहते हैं जनाब यहाँ क्या देखने की चीज़ है, तो घूम फिर के एक टैक्सला का म्यूजियम और कुछ यहाँ पे गारे हैं और ये मॉन्यूमेंट होते थे जिसका हम जिक्र करते थे। वो पूरी पहाड़ी पहले खाली गई, आहिस्ता खाते खाते वो मॉन्यूमेंट खा गए, वो मॉन्यूमेंट हो गया है। बिल्कुल जिस तरह शकरपड़िया का जंगल था जो इस्लामाबाद की, आपने उस पर भी काफ़ी बात की। तो ओवरऑल जो सीडीए का जो इशू है, ये तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इन राइटिंग इनको लिख के दिया कि ये आप नहीं कर सकते। इसके बावजूद 2-3 लेटर उनके भी आए, सीडीए उनसे बातचीत करता रहा, लेकिन एकदम से सीडीए की जो अपना जॉइंट वेंचर जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें उसको तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा एक किस्म का ये जुल्म हुआ इस शहर के साथ। दूसरा ये है कि ओवरऑल जो सीडीए है, अभी आपको पता होगा कि बड़ी खबरें आती हैं कि जी सीडीए बड़ा वो ला रहा है, ट्रांसपेरेंसी ला रहा है और इंसाफ होगा और बड़ा ज़बरदस्त होगा और करप्शन का खात्मा होगा। तो उसमें से 200 से ऊपर जो है सीडीए के ऑफिसर और ऑफिशियल जो है उनको रिपोर्ट टू एचआरडी कर दिया। मतलब वो तनख्वाहें लेते रहे, अपने घर में बैठे रहे, मज़े करें, सीडीए ना आए, लेकिन उनको हटा दिया गया एक तरीके से। अब वो जो बाकी बंदे, एक बंदे के पास 4 चार्ज, 5 चार्ज, जो ज़्यादा अच्छा, जो ज़्यादा वो करीबी होगा तो उसके साथ ज़्यादा चार्जेस हैं। और जो बंदे जो जिनको ओएसडी कर दिया गया, उनमें बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, नॉट ऑल, लेकिन उसमें काफ़ी बंदे ऐसे जिनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं था, कोई इंक्वायरी नहीं थी, लेकिन उनको भी एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ जो है उनको फारग कर दिया गया। तो अब तो सीडीए के जो लोग बाकी हैं वो भी एक अजीब से उसमें रहते हैं। फिर आपने देखा कि कल पब्लिक अकाउंट कमेटी में कि किस तरीके से सारी कमेटी मेंबरान ने सीडीए के ऊपर हैरानगी का इज़हार किया कि ये किस किस्म का इदारा यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन ये सीडीए जो है किसी सूरत भी जो है ना वो शायद उस तरफ जाना नहीं चाह रहा। और मुझे तो ये लगता है कि ये जो इदारा है जिसमें ये इस तरह की चीज़ें बार बार आ रही हैं, क्योंकि ये सीडीए, मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि ये कोई अब का मामला नहीं है, ये सालों और दहाइयों से सिलसिला चल रहा है। और हमने यहाँ पे माजी के अंदर 2-3 चेयरमैनों से वो बड़ी लड़ाई लड़ी है और वो एक डिनाइल में रहते हैं कि प्लॉट लोग 10-10, 20-20 बेच जाते हैं। फिर जाहिर है उसके बाद इंक्वायरियाँ होती रहें, अगर उनको नौकरी से भी सुबकदोश हो जाए तो अरबों करोड़ों वो कमा लेते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मगर ये जो पीएससी के अंदर जो डिटेल्स आई हैं, उसका स्केल ऑफ करप्शन वो बड़ा खौफनाक है जी, बड़ा खौफनाक है। और अभी बहुत सारी जो चीज़ें जो पीएससी के पास नहीं है, वो इससे ज़्यादा उसका वॉल्यूम जो है, वो स्केल जो इससे ज़्यादा है, लेकिन वो कोई आपको पता है ऑडिट पैरे भी सारे ऑडिट पैरे नहीं बनते। सम टाइम ऑडिट जो बनाने वाले भी होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक कर जाते हैं या जो भी वजह होती है। ये तो वो ऑडिट पैरे होते हैं जो रिलेटिवली आसान होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऑडिट पैरास भी नहीं है
और ये जो बहुत सारी इंक्वायरीज जो हैं वो CDA में आज तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और बहुत सारे ऑफिसर जो हैं जो उन इंक्वायरीज में वो तकरीबन आप समझ लें ऑलमोस्ट वो गिल्टी उसमें साबित हो सकते हैं, लेकिन वो सीटों पे बैठे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे बंदे थे जिनके खिलाफ इंक्वायरीज नहीं थी, उनमें मेजॉरिटी ऐसे थे जो टेंटेड रिकॉर्ड वाले थे, लेकिन ऐसे अफसरों को भी साथ कर दिया गया, या शायद जो मंजूर नज़र नहीं थे या शायद गुड बुक्स में नहीं थे किसी की, उनको भी फारग कर दिया गया। तो एक अजीब सा वो है। और आपने जिस मैन होल का वो जिक्र किया था, तो मैन होल आमिर साहब ये एक हैरानगी की बात है कि कैपिटल सिटी जिसका अरबों रुपए का बजट है, जो आपको पता है कि हर 4 माह बाद 6 माह बाद अरबों रुपए के प्लाट बिकते हैं, और ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनकी शायद ज़रूरत नहीं भी होती, तो वो एकदम से शुरू हो जाते हैं। तो उस शहर के अंदर CDA का जो अपना रिकॉर्ड है, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें उन्होंने कहा कि 1700 मैन होल जो हैं वो ओपन, इसी तरह वो मौत के कुएं खुले हुए। लेकिन जब मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कराची और लाहौर के मुकाबले में तो बड़ा छोटा शहर है, यहाँ 1700 कुएं पड़े हुए हैं, तो फिर क्या सूरत हाल है। साथ में इसके साथ मैं जाऊँगा, वक्त क्यों महदूद है, ये दरख्तों का यहाँ बहुत शोर मचाया जाता रहा, और हम भी मचाते रहे कि नाम यहाँ से इस्लामाबाद द ग्रीन को बिल्कुल जो है इस्लामाबाद द ब्राउन कर दिया है। आज मैं देख रहा था खबर, क्या पता चला है कि जी वो जो दरख्त काटे गए हैं, CDA कहना है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑर्डर किया गया था। सर जी अब तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने वाली बात है ना। CDA कहता है, अच्छा वो 1700 मैन होल वाली में बताऊं तो उसमें CDA कहता है कि 1700 नहीं है 600 है। तो मैंने कहा भाई इस इतने से शहर में तो क्या 600 भी कम है? तो आजकल वो उस पर लगा रहे हैं धड़ाधड़, लोग भी सोशल मीडिया पे डालते हैं तो फिर ये पहुंच जाते हैं और वो लगा रहे हैं। तो दूसरा दरख्तों वाली जो बात है सर, ये कहते हैं कि ग्रीन कवर इस्लामाबाद का बड़ा है। तो हमारा एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि मुझे ये बताएं कि क्या शक्करपड़िया में जहाँ से दरख्त काटे गए क्या उसका ग्रीन कवर बड़ा है? आंसर इज नो। क्या जहाँ से आप पार्क बना रहे हैं वहाँ से क्या ग्रीन कवर बड़ा है? नहीं। जो आप हाउसिंग सोसाइटी के लिए जो डुअल कैरेज वे बना रहे हैं क्या उसमें ग्रीन कवर बड़ा है? तो आप तो इधर की बात करें जहाँ से दरख्त काटे हैं। हमारा सवाल तो उस जगह का है। ओवरऑल आप घुमा देते हैं कि ओवरऑल इस्लामाबाद का ग्रीन कवर बड़ा है, तो इस्लामाबाद का ग्रीन कवर हम नहीं कहते कि बड़ा है या नहीं बड़ा। हमारा तो जो पॉइंट है तो उस पर ये उधर डाल देते हैं, वो उधर डाल देते हैं। बेसिकली ये सारे जो है ना, ग्रीन कवर जो है ना, वो दरख्त जो है वो 50-50 साल 100-100 साल पुराने जो चीड़ के दरख्त हैं वो काट के वो पौधा छोटा सा लगा के कहते हैं कि जी नंबर ऑफ दरख्त पूरे कर दिया। इसमें खाली CDA जिम्मेदार नहीं है, ना PM ऑफिस जिम्मेदार है, इसमें CDA की भी नेग्लिजेंस है, CDA की भी वो है, PM ऑफिस का भी है। उसमें आपकी पाक EPA जो है, जिस सबसे पहले आपने जिसको हाईलाइट किया था, EPA है जो इन्वायरमेंटलिस्ट, ये सारे लोगों की ये नेग्लिजेंस और इनकी लापरवाही की वजह से ये हुआ कि इस्लामाबाद के शहरी अब ये डरावना खौफ लगता है। मतलब पहले भी बात की थी कि हमारा क्लाइमेट का जो साइकिल वो इस तरह इतना डिस्टर्ब है कि आपको कुछ पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। परसों एकदम से तेज बारिशें, फिर बारिशें होती नहीं। आप देखें आज भी मौसम कितना चेंज हो गया। मैंने जैकेट पहनी हुई थी, मैंने कहा यार मैंने गलत कर दी है, तो मौसम तो बड़ा दिन को कितनी कल सर्दी थी और आज गर्मी आ गई है। जी जी, और हम सीधा ही गर्मियों से सर्दियों और सर्दियों में गर्मी में जाते हैं। तो इनको किसी को ये रियलाइजेशन नहीं है कि शहर को प्रोटेक्ट करना है। ये बस एक 27 ही एक सोच होती है और उसी के ऊपर सारा चल चल के तो शहर आपके सामने है, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट बनते जा रहे हैं, लेकिन आपके इशूज जो हैं वो उसी तरीके से अनरिजॉल्व। LBA इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, आप अगर इसका ऑडिट करें तो ये पिछले 5-6 साल ये ना ये प्रोजेक्ट में ही रही, कभी ये बन रहा है, कभी वो बन रहा है, कभी वो बन रहा है, इसका फैजाबाद से लेके कुराल तक। लेकिन उसकी भी जो ट्रैफिक का इशू था वो अभी तक प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं हुआ। आज भी जब जो पीक आवर्स होते हैं तो लोग वहाँ पे परेशान होते हैं। इतने इंटरचेंज बनाने के बाद फैजाबाद का जो इंटरचेंज खोला गया, अब वो ऊपर से उसका लूप खोल दिया गया, लेकिन नीचे जब वो आता है तो वो जो ट्रक्स की जो लेन है उसके साथ आके हिट करता है, तो वो नीचे तो वहीं पे ट्रैफिक है। तो ये कुछ एक इसको प्रॉपरली एक नया कोई रिस्ट्रक्चर करें। इंटरचेंज बनाने से शहर के मसाइल हल नहीं होंगे, एक के बाद दूसरा इंटरचेंज बनता है और इंटरचेंज की प्लानिंग के अंदर शहर के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। उतने बुरे तरीके से उनकी प्लानिंग की जाती है कि फॉर एग्जांपल ये जो ब्लू एरिया में F9 के पार्क के कोने में बनाया गया उससे और मसाइल बढ़ गए हैं। उसमें तो आमिर साहब उसकी तो इतनी बड़ी, जिस बंदे ने वो डिजाइन किया उससे बंदा पूछे, वो इंटरचेंज बनने के बाद ट्रैफिक के मसाइल ज्यादा बढ़ गए। उस मेन आपकी जो जिना एवेन्यू है उसके ऊपर यू टर्न बना दिए। अब आप जहाँ F11 की तरफ हो रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं, F10 जा रहे होते हैं, F11 वाली रोड में चले जाते हैं, तो उसमें अजीब यू टर्न बना के, तो वो तो ट्रैफिक का आपने सोल्यूशन नहीं दिया बल्कि आपने नई ट्रैफिक के प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट कर दिए। तो जब तक वहाँ पे कोई उसका सोल्यूशन नहीं होता ये मसाइल हल नहीं होते। और इसके लिए ये गवर्नमेंट को चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, इंटीरियर मिनिस्टर जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनको चाहिए कि वो इनके साथ बैठ के इनको कोई बताएं कि जी आप इतना क्रेजी ना हो, एकदम प्रोजेक्ट्स की तरफ ना जाएं। आप जो गवर्नेंस है, आप जो लोगों के पानी के इश्यूज हैं, आप वो पानी का कह रहे हैं कि 2 डैम बनाएंगे, उसके ऊपर फोकस करें। 1996 के बाद कोई पानी का नया रिसोर्स कोई यहाँ इन्होंने कोई रिजर्वायर कोई बनाया ही नहीं। उसका नुकसान ये है कि उस वक्त की आबादी हमारी क्या थी और आज की आबादी के सबसे बड़ा क्राइसिस तो वो आने वाला है। और भी धड़ाधड़ नई सोसाइटियाँ बना रहे हैं, CDA खुद सोसाइटियाँ बनाना शुरू हो गए। हालांकि CDA खुद डेवलपमेंट एजेंसी थी, इसका काम था अपने सेक्टर बनाना। तो आमिर साहब आप हैरान होंगे कि D12 जो लास्ट सेक्टर है जो 2005 या 6 में डेवलप हुआ,
पिछले 20 साल में नया सेक्टर ये नहीं, इन्होंने कोई भी सेक्टर आज तक कंप्लीट नहीं किया। इसके मुकाबले में दड़ सोसाइटियां बनी और अब ये ज्वाइंट वेंचर करना शुरू हो बेच गए। के पैसा बनाया जाता है, इसको सस्टेनेबल शहर को नहीं रखा जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे काशिफ में टाइम देने का। जी, और आमिर साहब हमारे पास आखिरी कुछ 2 या 3 मिनट है और बात हम करना चाहेंगे ये जो अरशद शरीफ कत्ल केस है, जिस तरीके से इसको निपटाया गया है, इस पे क्या कमेंट करेंगे? जी, ये आपने लफ्ज़ बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। बड़ी तकलीफदेह बात है कि अरशद शरीफ केस को निपटाया गया है और ये आईनी अदालत में जब गया था तो उसी वक्त हमारे भी खदशात थे, अरशद शरीफ की फैमिली की भी खदशात थे। उनकी बेगम साहबा सोमिया अरशद ने उन्होंने दरख्वास्त भी दी कि इसको निपटाने की कोशिश ना कीजिएगा, कम अज़ कम वो जिनके नामजद जो हैं उनकी मरहूम वालदा की जो नाम लिए हुए थे उनसे बुला के पूछ तो एक दफ़ा लें कि जनाब आपके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, आप क्या कहेंगे, वो रिकॉर्ड में आ जाए। सो लिहाजा एक तो वो निपटा के उसको डिस्पोज ऑफ करके फिर जो फैसला आया है उसके अंदर इतनी वो एक मैं क्या कहूँगा एक शर्म आती है, तकलीफ भी होती है, मज़का केस भी है। और कहा जी हो नहीं, आप किसी जो है ना मुतलका फोरम के पास अभी भी जा सकते हैं। ये वाज़ेह ही नहीं किया गया कि जनाब ये मुतलका फोरम क्या है। नीचे किसी की जुर्रत है, 2-2.5-3 साल हो गए हैं कि तमाम निचली एजेंसियां कर नहीं पा रही, जाके निचली अदालतों के पास गए, उन्होंने कहा जी ऊपर की अदालतों के पास जाएं। ऊपर की अदालतों में वो जो बड़ी मुश्किल से सुओ मोटो लिया था तो वो ऊपर से अब दोबारा ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है और ये ऊपर और नीचे में अरशद शरीफ को हम इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। और उसके लिए उसकी वालदा जो थी वो बेचारी इंतज़ार में इंसाफ ढूंढते ढूंढते वो वफ़ात हो गई। अभी बाकी जो है उनका ख़ानदान भी, ये हम तमाम पूरा पाकिस्तान कह रहा था और नज़र आ रहा था कि इसका ये फ़ैसला होगा, इसको बुरे तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा और बुरे तरीके से ही डिस्पोज ऑफ किया, जान छुड़ाई गई है। और ये कह के जी केनिया की अदालत से फ़ैसला आ गया है और बाकी अब हम है कि जी ये हमारा और केनिया का वो जो मुआहिदा है तो ये तफ्तीश होगा, ये इस तरह होगा। ये हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था कि इंसाफ करना नहीं है, होता भी नज़र आना चाहिए। तो बहरहाल इसका एक हम जारी रखेंगे। और तकलीफ देह बात है ये बहुत। इसी नोट पे प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।